आप सबको नमस्कार। और आज जनसुलभ के माध्यम से फिर आप सबसे मुलाकात हो रही है। और अर्पण जी ने आदेश दिया कि मैं आके अपना कुछ रचना प्रक्रिया के बारे में बताऊं, कोई कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर जो मेरी कहानियाँ हैं वो अपनी समसामयिक समस्याओं पर ही हैं। और मित्रों, अक्सर ये कहा जाता है कि महिला लेखन जो है वो घर परिवार की छोटी छोटी समस्याओं को उठाता और दोहराव भर होता है। महिलाएं जब भी लिखती हैं उन्हीं विषयों पर कलम चलाती हैं। मेरा मानना है कि महिलाओं से जुड़े संवेदनशील मुद्दे महिला लेखन में तब तक उठते रहेंगे जब तक इन गंभीर समस्याओं को समाज से पूरी तरह से हम दूर नहीं कर देते। किशोरावस्था से घर से पलायन करने वाली बेटी किन परिस्थितियों में ऐसा करने को विवश होती है, इसका जिम्मेदार कौन है? महिला अपनी कोख से बेटी ही जन्मे, बेटों को नहीं, ये फैसला जबरन उस पर क्यों थोपा जाए? गरीबी, दहेज और दाम्पत्य जीवन में उस पर उठती शक की सुई, इन सभी समस्याओं से जूझती महिला के खिलाफ जो विषाक्त उसका जीवन होता जाता है, उसका हल क्या है? पति की शराब जुए की लत से बिखरते परिवार और बच्चों को शिक्षित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केवल महिला पर ही होती है। मांगलिक कार्यों में विधवा स्त्री की भूमिका पर लगे प्रश्न चिन्ह को हटाना हो या धर्म के नाम पर गंगा जमुनी तहजीब को विरासत कायम करती हमारी भारतीय संस्कृति की थाती को संभालना हो, तो उसका दायित्व हमारी महिलाएं ही बखूबी उठाती हैं। और विस्थापन की पीड़ा भी जो है वो महिलाएं झेलती हैं। आतंकवाद के हमले में महिलाएं अपने भाई, बेटे, पति को खोती हैं। तो सारी संवेदनशीलताएं जो हैं वो महिलाओं पर ही प्रहार करती हैं। वैश्वीकरण के इस युग में कैरियर की ऊंचाई पर जाती महिलाएं, उन्हें भी जब पीछे धकेला जाता है परिवार के द्वारा या सदस्यों के द्वारा, या मौज मस्ती के नाम पर भी महिलाओं के ही ऊपर अत्याचार होते हैं, तो इन सब का भुगतान तो महिला को ही करना पड़ता है। तलाकशुदा महिला हो या आप देखिए कि किसी भी तरह की हर उम्र की महिला को कुछ न कुछ इस तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं कि हम महिलाओं को उन पर अपना कलम चलानी ही पड़ती है। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि हम महिलाएं केवल महिलाएं ही विषयों को उठाती हैं और महिला की समस्याओं को उठाती हैं, तो मैं नहीं समझती कि ये कोई गलत बात है। अगर महिलाएं अपने खिलाफ होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार या किसी भी तरह की बुराइयों को दूर नहीं करेंगी, खुद बीड़ा नहीं उठाएंगी, तो और कौन साथ देगा? तो महिलाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, तोहफा कैसा लगा मीता। मित्रों, मैं आपको ये बात बताऊंगी तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे परिवार में हमारी सास जो थी वो एक सशक्त महिला थी, एक महिला चिकित्सक थी, बहुत सशक्त, और वैसे भी अपने जीवन में सशक्त महिला थी। उन्होंने कई महिलाओं का उद्धार किया था, कई महिलाओं का उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया था। लेकिन जब हमारे ससुर जी का देहावसान हुआ तो वो इतना एकदम से टूट गई। सडन अचानक से जब इस तरह की बात होती है तो महिला पर जोर तो पड़ता है, चाहे महिला कितनी भी सशक्त हो। जब इस तरह की संवेदनशीलता, इस तरह का संवेदना से परिपूर्ण वातावरण होता है तो महिला थोड़ा सा तो चटकती ही है। लेकिन ऐसे समय में आप देखिए कि 86 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ था, और उस समय वो इतनी सशक्त थी, उन्होंने महिलाओं को इतना सशक्त बनाया था। लेकिन वो खुद, जब किसी एक रिश्तेदार ने उनसे कहा कि आप ये गुलाबी साड़ी क्यों पहन रही हैं, आपको कुछ हल्के रंग की साड़ी पहननी चाहिए, तो वो इतनी सशक्त महिला उस समय, उनको पता नहीं क्या हुआ कि वो अपनी साड़ियाँ ढूंढने लगी कि मुझे कोई हल्के कलर की साड़ी दो बेटा, मैं वो पहनूंगी। मैंने कहा क्यों, आप क्यों हल्के कलर की साड़ी पहनेंगी? इसी तरह से परिवार में और भी आसपास मैंने और भी महिलाओं को देखा, लेकिन मैंने अपने खुद के घर में भी इस तरह की दुखद महिलाओं की जो मानसिकता है, कुछ महिलाओं की ही मानसिकता थी वो देखी।
तो उस समय ये कहानी का मेरे अंदर ये कहानी मेरे अंदर बस गई कि मुझे इस तरह की इस समस्या पर कहानी लिखनी चाहिए। तो तोहफा कैसा लगा मीता, हालांकि ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन अगर हम इस कहानी को गहराई से देखेंगे तो इस कहानी में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं आपके सामने ये कहानी शुरू करती हूँ। तोहफा कैसा लगा मीता। बस तेज रफ्तार से चली जा रही थी, साथ ही उसका मस्तिष्क भी तीव्र गति से विगत में हिचकोले खाने लगा था। माँ, पिताजी और भैया के साथ कितना खुशहाल परिवार था उसका। भैया कितना प्यार लाड दुलार करते थे उससे। छुट्टी के दिन वे हमेशा देर तक सोते थे। माँ उन्हें बार बार उठाने की कोशिश करती, पर वह अपनी सुबह की नींद को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। हाँ, राखी के दिन जब माँ उनसे कहती, अब उठ भी जा बेटा, मीता ने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है, तो वह तुरंत उठकर जल्दी जल्दी शरीर पर पानी उंडेल कर बाहर आ जाते। उसे भूखी प्यासी बैठी देख वो गुस्सा करते, मीता, यूँ सुबह से भूखी प्यासी बैठकर ये ढकोसला मत किया कर, खा पी लिया कर। राखी मुझे बनवानी है, मैं तुझसे कह रहा हूँ। आगे से इतनी देर तक निराहार मत बैठा कर। चल जल्दी से राखी बांध दे। उनके बनावटी गुस्से में असीम प्यार छिपा रहता था। राखी बंधवा कर मिठाई खाते हुए वह चुपके से उसके हाथ पर उसका मनपसंद उपहार रख देते थे और वह खिल उठती थी। यह अलग बात है कि उस उपहार के लिए पिताजी उन्हें अलग से पैसे दिया करते थे। खुशहाल बचपन देखते ही देखते व्यतीत हो गया और शीघ्र ही उसके विवाह की घड़ी आ पहुंची। विदाई की बेला में माँ पिताजी की आंखें नम थीं। अपने से 5 वर्ष बड़े भैया को उसने अपने विदाई पर पहली बार जार जार रोते देखा था, और वह भी तो तब कितनी दहाड़े मार मार कर रोई थी। ऐसा दृश्य देखकर उसके पति संदीप सहम गए थे। इन्हें ब्याह कर ले जा रहा हूँ, लगता है बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूँ। इस विवाह उत्सव में इस समय मैं अपने आप को अचानक से एक खलनायक की भूमिका निभाते हुए देख रहा हूँ। उनकी बातें सुनकर विदाई के उदास बेला में सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट उभर आई थी। पिताजी के बहुत कहने पर भी बड़े भैया मुझसे पहले विवाह के लिए राजी नहीं हुए थे। मेरे विवाह के साल भर बाद ही भैया ने विवाह किया था। कुछ वर्ष तक तो मैं हर राखी पर पीहर जाती थी और भैया को बड़े चाव से राखी बांधती थी। किंतु जब से भैया ने व्यवसाय के सिलसिले में विदेश में अपना ऑफिस खोल लिया था, तब से संयोगवश राखी के त्यौहार पर हमेशा वो विदेश में ही होते थे और मैं उन्हें वहीं राखी बेचती थी। फिर भाभी भी वहीं चली गईं। वहीं उनके एक प्यारा सा बेटा हुआ। मैं भी 2 बेटों की माँ बन गई थी। पारिवारिक व्यवस्थाएं बढ़ने लगी थीं। त्यौहार पर मेरी राखी जब भी भैया को मिलती, उनका फ़ोन आता, मीता, तेरी राखी तो मिल गई, लेकिन उसे बांधने वाला यहाँ कोई नहीं है। तेरी भाभी है, वह बांध नहीं सकती, और ठाका लगाकर हंस देते। हर राखी पर विदेश में बैठे भैया मुझे फ़ोन पर फूलों का तारों का सबका कहना है, 1 हज़ारों में मेरी बहना है, पूरा गाना सुनाते और मेरी आंखें सजल हो उठती। माँ और पिताजी का तालमेल, आपसी तालमेल बहुत अच्छा था। दोनों ही मस्त मौला स्वभाव के थे। भैया भाभी के विदेश चले जाने पर उन्होंने अपनी सामाजिक गतिविधियां बढ़ा दी थीं और उनकी सुखद व्यस्तता की वजह से मैं भी निश्चिंत थी। समय का चक्र तेजी से घूम रहा था। गत वर्ष माँ और पिताजी भैया भाभी के पास विदेश घूमने गए हुए थे। वहीं अचानक दिल का दौरा पड़ने से पिताजी का देहांत हो गया और माँ अकेली रह गई थी। मैं पिताजी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी थी। मन बेहद दुखी था। मन ही मन में भैया से नाराज थी। अब पूरे 1 वर्ष बाद भैया भाभी अपने बेटे के साथ माँ को यहाँ छोड़ने आए थे, ऐसा मेरा अनुमान था। संयोगवश राखी का त्यौहार भी आ पहुँचा था। बच्चों की परीक्षा चल रही थी, इसलिए उन्हें पति के पास छोड़कर मैं अकेली ही बस में बैठकर सबसे मिलने जा रही थी। शुद्ध मन से मैं सोच रही थी, भैया अपने परिवार के साथ विदेश में बस गए हैं, माँ अब नितांत अकेली रह जाएंगी। मुझे पता था कि मैं कितना भी जोर लगा लूँ, माँ अपना घर छोड़कर कभी मेरे पास आकर नहीं रहेंगी।
बेटी के ससुराल में रहना आज भी पसंद नहीं किया जाता है। इसी चिंता में डूबती उतरती मैं उदयपुर पहुंच गई थी। बस के रुकते ही सामने भैया को खड़ा पाया तो दिल धक से रह गया। उनके बालों में सफ़ेदी उतर आई थी, पहले से काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे थे। मुझे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। मेरे हाथ से बैग लेकर मुझे नीचे उतारते भैया के गले लगने से मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और हिलक हिलक कर रोने लगी। भैया की आंखों में भी नमी तैरने लगी थी। मैं फुसफुसाई थी, भैया पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए। भैया ने मेरी कंधे थपथपाते हुए डांढस बंधाया, ये क्या मीता, तू अभी भी छोटी बच्ची की तरह रोती है। नियति के आगे हम कितने मजबूर हो जाते हैं। देख मीता, माँ के सामने ये सब मत करना। रास्ते में गाड़ी चलाते भैया से मैंने एक ही सवाल किया था, भैया अब माँ का क्या होगा। भैया चुप बैठे थे। उनकी तरफ से कोई जवाब न पाकर मैंने भी मौन धारण कर लिया था। घर पहुंचकर पिता विहीन घर मुझे काटने को दौड़ रहा था। मैं घर में घुसते हुए निरीह बिंदी आभूषण विहीन माँ की कल्पना करती रुआसी सी हो उठी थी। कैसे निकालेंगी माँ अपना आगे का जीवन। भाभी आकर मुझसे लिपट गई थी। तभी राहुल के साथ स्क्राइबल खेलती माँ पर मेरी नज़र पड़ी। माँ ने मेहरून रंग की साड़ी पहन रखी थी, हाथों में चूड़ियाँ और माथे पर बिंदी लगाए माँ बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी पिताजी के समय में रहा करती थी। माँ को सहज रूप में मुस्कुराते देख मैंने मन ही मन चैन की सांस ली। अपनी आंखों में उमड़े आंसुओं को जब्त करती मैं उनसे गले मिली थी। माँ की आंखें भी नम हो आई थी। भैया का संकेत समझ मैं बाथरूम में नहाने के बहाने अपने सारे आंसू बहाकर सहज रूप धर कर बाहर आ गई थी। हमेशा की तरह भैया हमारे बचपन के किस्से भाभी और राहुल को सुना रहे थे। माँ के साथ साथ सभी हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। तभी अचानक भैया को याद आया, मीता कल राखी है, तू मेरे लिए राखी लाई है कि नहीं। मैं भैया के लिए बहुत प्यारी सी राखी लाई थी। हालांकि राखी खरीदते समय मन में एक डर सा था, पता नहीं माँ की मानसिक स्थिति कैसी होगी। लेकिन भैया भाभी ने घर का वातावरण इतना सहज बना रखा था कि मेरे मुंह से बेसाहता निकल गया, लाई हूँ भैया, बहुत प्यारी सी राखी लाई हूँ आपके लिए। इतने वर्षों बाद मौका मिल रहा है रक्षाबंधन पर अपने हाथों से आपकी कलाई पर राखी बांधने का। मेरी बात सुनकर भैया का चेहरा खिल उठा। फिर ठीक है, मैं भी तुझे मनपसंद उपहार दूंगा। मैंने बुझे मन से कहा, भैया अब बचपन की बातें छोड़ो, मुझे किसी उपहार की ज़रूरत नहीं है। भैया शरारत से मुस्कुराए, ठीक है, वह तो कल ही पता चलेगा। मेरा दिया उपहार तुझे पसंद नहीं आए तो तू इनकार कर देना। वैसे तो मुझे माँ को देखकर तसल्ली हो गई थी, फिर भी मैं उनसे अकेले में बात करना चाहती थी। सोचा था रात को सोते समय उनसे बात करूंगी, लेकिन राहुल और माँ का बिस्तरा एक ही कमरे में लगा हुआ था। माँ ने ही बताया था कि तेरे पिताजी के जाने के बाद से राहुल मेरे कमरे में ही सोता आया है। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन कुछ दिन बाद जब ये सब चले जाएंगे तब माँ का क्या होगा। इसी उधेड़-बुन में मुझे देर रात तक नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह आशा के विपरीत भैया ने मुझे जगाया। माँ, मीता कब तक सोती रहोगी? भाई मुझे चाय की तलब हो रही है, अब तो उठ जा। मैं आश्चर्यचकित रह गई। भैया अभी तक पुराने नियमों को पालन कर रहे हैं। नहा धोकर शीघ्र ही बाहर आई। भैया को पाटे पर बिठाकर उनका तिलक किया और उनकी कलाई पर राखी बांधी। मिठाई का टुकड़ा मुंह में डालकर भैया बोले, तेरे लिए इस राखी का उपहार क्या है तुझे बताता हूँ। मैंने उनकी बात काटते हुए पुनः अपनी बात दोहराई, भैया मुझे किसी उपहार की ज़रूरत नहीं है। अरे मेरी पूरी बात तो सुन ले, तुझे पसंद नहीं आए तो मना कर देना। माँ और भाभी को मंद मंद मुस्कुराते देख मैं हैरान सी भैया का मुंह देखने लगी। भला ऐसा भी क्या उपहार है। भैया बड़े स्नेह से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, सुन मीता, कल तूने कार में मुझसे इस सवाल पूछा था ना कि अब माँ का क्या होगा। पगली, क्या माँ केवल तेरी ही है, हमारी नहीं? मीता, मैं विदेश से अपना काम समेट कर यहीं अपने देश में वापस आ गया। 1 साल का समय इसीलिए लगा।
अब हम माँ के पास यहीं रहेंगे और अपने इसी घर में। यही तेरा राखी का उपहार है। कुछ रुककर भैया शरारत से मुस्कुराए। हाँ, अगर तुझे ऐतराज़ हो तो बता दे। मैं फिर से छोटी बच्ची की तरह भैया के गले लगकर आंसू बहाने लगी थी। भैया ने अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए कहा, तेरा मनपसंद उपहार दिया है, फिर भी आंखों से गंगा जमुना बहा रही है। राहुल हमारे वार्तालाप के बीच में कूद पड़ा। पापा, ये तो खुशी के आंसू हैं। भैया मुस्कुरा उठे। बुआ के चमचे। शाम की बस से मुझे वापस जाना था। मैं भाभी से लिपटी पड़ी थी। सच में ऐसे भाई भाभी हैं तो मुझे माँ की कोई चिंता नहीं। मैं पूरी तरह से निश्चिंत थी। राखी का ये अनमोल उपहार था। एक बार फिर मैं बस में सवार होकर अपने घर जा रही थी, मधुर यादों के साथ, बिना किसी गिला शिकवा के। तो ये मेरी कहानी थी मित्रों, छोटी सी, जो कि मन के करीब थी और कई महिलाओं का इससे वास्ता पड़ा होगा। कई घरों में इस तरह के महिलाओं को सामना करना पड़ता है। पति के बाद किस तरह से उनका घर के लोगों का व्यवहार किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से हम चाहें तो घर को एक सुखद मोड़ दे सकते हैं और बहुत अच्छा सा वातावरण बना सकते हैं और घर के बड़ों को भी हम ये विश्वास दिला सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। ये एक कर्तव्य होता है हम सबका, चाहे बेटी हो, बेटा हो, बहू हो। लेकिन अगर बेटा बहू इस तरह से सकारात्मक रहते हैं और इस तरह का व्यवहार रहता है तो एक बहुत सुखद परिवार हमारे सामने आता है। तो ये एक छोटी सी मेरी कहानी थी। आशा है आपको पसंद आई होगी। आपको एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं बेटियों को लेकर, परिवार को लेकर ही हैं और इसी तरह की कहानियाँ रची हैं। जो समस्याएं, हम एक एनजीओ भी चलाते हैं जिसमें इस तरह की कई समस्याएं आती हैं और कई बेटियाँ, कई लड़कियाँ, कई महिलाएं अपनी अपनी समस्याएं लेकर आती हैं। और मैं आपको एक छोटी और कहानी सुनाना चाहती हूँ। लिव इन रिलेशनशिप पर है ये कि हम इस तरह की कई बार परिस्थितियाँ इस तरह की बनती हैं कि विवाह नहीं हो पाता या फिर कुछ अलग। जब हम लोग महानगरों में काम करती हैं बच्चियाँ, तो वहाँ इस तरह के रिलेशन बन जाते हैं और कुछ उच्छृंखलता भी आ जाती है इसमें। और कई जो बच्चियाँ होती हैं जो छोटे शहरों से जाती हैं, वो जो पढ़ने ही जाती हैं या नौकरी करने के लिए ही जाती हैं, अपने घर में कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं कैरियर के लिए, तो वो जो और दूसरी बातें हैं उनसे परे ही रहना चाहती हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं तो ये रिलेशन बन जाते हैं। इस रिलेशन पे मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर जब हम लिव इन रिलेशनशिप में बच्चियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं अगर रिलेशन टूटता है, रिश्ता टूटता है, तो उसका खामियाजा जो है वो बच्चों को ही भुगतना पड़ता है, बेटियों को ही भुगतना पड़ता है। तो हमें सोच समझ के ही लगता है कि सारे काम करने चाहिए। कविता पंत जी, मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ कि सभी भाई इसी तरह के संवेदनशील हों तो परिवार सुखी हो जाए। होते भी हैं, ऐसा है। मैंने अपने ही परिवारों में देखा है, आसपास के परिवारों में देखा है कि कई बेटे बहुत अच्छे होते हैं, क्यों बेटियां भी, बहुएं भी बेटियां ही होती हैं, तो बहुत अच्छी होती हैं और इस तरह से परिवार सुखद बनते भी हैं। तो मैं एक ये लिव इन रिलेशनशिप पे भी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। परिस्थितियाँ ऐसी पड़ी कि हमारे पास आई भी थी बच्ची, इस तरह की बच्चियाँ कई, और उनको कई तरह का सामना भी करना पड़ा। जिंदगी रुकती नहीं, मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। इसमें कई तरह के मोड़ हैं, कई तरह की चीज़ें हैं। बड़े भी कई बार हमें सही बात समझाते हैं, कई बार बच्चे हमें कई चीज़ें हमें समझाते हैं, तो हमें दोनों को ही देखना पड़ता है। जिंदगी रुकती नहीं, ये कहानी भी इसी तरह की कहानी है। किस तरह से मेरे दिमाग में आई ये कहानी कि मैंने एक बच्ची का देखा था जिसके माता पिता नहीं रहे थे और भाई भाभी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जैसा कि होता है, कई बार ऐसा हो भी जाता है।
और किस तरह से वो इस रिलेशनशिप के जाल में स्वाभाविक रूप से आ गई। जाल क्या कहें, स्वाभाविक हो जाता है जब आदमी कहीं हर जगह से टूट जाता है तो कई बार इस तरह के कदम उठाता है और अपना प्यार ढूंढता है कहीं ना कहीं, तो इस तरह से आ जाता है उसके फेरे में। मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ, जिंदगी रुकती नहीं। अप्रैल माह का तीसरा शनिवार था। गर्मी अपना प्रचंड रूप धारण किए हुई थी। बाहर सूरज आग उगल रहा था और घर में वे बेटे पर बरस रही थी। कान खोलकर सुन ले, उस बंगाली लड़की से तेरा विवाह नहीं हो सकता। ये मांस मछली खाने वाले लोग हैं और हम ठहरे कट्टर शाकाहारी। बस इतनी सी बात। बेटा रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। मुझे 6 साल हो गए मुंबई में रहते हुए। अब मैं सब कुछ खाने लगा हूँ। सब कुछ क्या मतलब है तेरा? मतलब तुम खूब समझ रही हो माँ। उन्हें गहरा धक्का लगा। ये क्या कह रहा है तू? हम ब्राह्मण हैं, तूने इसका भी ख्याल नहीं किया? माँ की कूप मंडूक बातें सुनकर बेटा खिसियाया। माँ प्लीज ये दकियानूसी बातें रहने दो। आप ताउम्र कुएं के मेंढक की तरह घर और ऑफिस तक ही सीमित रही हो। बाहर निकल कर देखोगी तो पता चलेगा कि अपने इस छोटे से शहर में भी लोगों की सोच कितनी बदल गई है। मुंबई जैसी जगह में रहकर सब कुछ खाना पड़ता है, वरना आप दूसरे लोगों से मिक्स नहीं हो सकते, संबंध आगे नहीं बढ़ा सकते। बेटे की बात सुनकर वह हैरान थी। उन्हें लगा कि अनपढ़ नौकरानी ना थी, सही कह रही थी कि ये बंगाली लड़कियां काला जादू जानती हैं। तभी तो मेरे भोले भाले बेटे को अपने बस में कर लिया है। उनके कहे को ब्रह्म वाक्य समझने वाला उनका बेटा आज उनके हाथ से छूटा जा रहा है। उनके सामने मुंह सिए बैठे रहने वाले इस बेटे की गज भर की जुबान निकल आई है। माँ को यूं सोच में डूबे देख बेटे ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ हम दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं, वह भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है, अच्छे घर की लड़की है, हालात ने उसे अकेला कर दिया है। माता पिता सड़क हादसे के शिकार हो गए और भैया भाभी ने बड़ी चालाकी से उसे घर से बेदखल कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। बेहद सरल, सहज और समझदार लड़की है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विचार बहुत मिलते जुलते हैं। बेटे के आखिरी वाक्य को सुनकर वे और भी चिढ़ गईं। यही बेटा ये कहते ना थकता था कि माँ तुम्हारे हालात देखकर मैंने आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय ले लिया है। कल तक जो बेटा माँ के विचारों से सहमत था, वही अब पराई लड़की के विचारों में डूब गया है। माँ की मनस्थिति को भांपता हुआ उन्हें खुश करने के लिए उसने दाव खेला। माँ सोचो जरा, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, हमेशा तुमसे दबकर ही रहेगी। हमेशा कहती है कि हम दोनों मिलकर माँ का ध्यान रखेंगे। बेटे की बात सुनकर भी उनके बगावती तेवरों में कोई कमी नहीं आई थी। वे गुर्राईं, तुम लाख उसकी तरफदारी करो, ये विवाह नहीं हो सकता। मैं इतने वर्षों से स्वयं अपना ख्याल रखती आई हूँ, आगे भी रख लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए एक शरीफ लड़की पसंद की है, तुम्हारा विवाह उसी से होगा। नहीं माँ, विवाह मैं करूंगा तो केवल इसी लड़की से। 6 महीने से उसके साथ एक ही छत के नीचे रह रहा हूँ, उसे धोखा नहीं दे सकता। बेटे की बात सुनकर वे आग बबूला हो उठी थीं। उत्तेजना के पराकाष्ठा पर पहुंची, इधर उधर देखती, फलों की प्लेट पर रखे चाकू पर झपट पड़ी थी। तो ठीक है, तू कर लेना उस चरित्रहीन लड़की से विवाह। छी, जो विवाह से पहले ही, लेकिन मेरे मरने के बाद ही। कलाई की नस कटने से खून का एक फव्वारा सा उठा और खून के लाल रंग ने बेटे के चेहरे का रंग पीला कर दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से उसके हाथ पांव फूल गए थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वह सहम गया और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी माँ की जान बच जाए और उसे कुछ नहीं चाहिए, निमिषा भी नहीं। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। माँ की जान बच गई थी और वे अब खतरे से बाहर थीं। उन्हें सकुशल देखकर वह बेहद भावुक हो गया था। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख कर कसम खाता हूँ कि मैं निमिषा से विवाह नहीं करूँगा और ना ही उससे किसी तरह का संबंध रखूँगा। तुम जिससे कहोगी उसी से विवाह करूँगा और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए उसे तुम्हारे पास ही छोड़ दूँगा। तुम्हारे सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर कभी अपनी जान लेने की कोशिश मत करना। बेटे की भावुकता भरी बातें सुनकर उनके पीले पड़े मुख पर विजयी मुस्कान उभर आई थी। उनका पुराना आज्ञाकारी बेटा जो लौट आया था। अब तक की जिंदगी में उन्होंने यही तो किया था, सदा मनमानी की।
उनकी मर्जी के खिलाफ जब भी कुछ हुआ, उन्होंने साम दाम दंड भेद से अपने पक्ष में कर लिया था। अतीत के किस्से उनकी आंखों के सामने चहलकदमी करने लगे थे। नवविवाहिता के कानों में एक सप्ताह बाद ही जेठानी द्वारा रहस्योद्घाटन हुआ था। छोटी, तू किस्मत वाली है, देवर जी ने तुझसे विवाह के लिए हाँ कर दी, वरना तेरी जगह चपड़ासी रामदीन की लड़की प्रिया आ जाती। ससुर जी ने उसे अकेले में बुलाकर फर्जी केस में अंदर करवाने की धमकी न दी होती तो आज तू यहाँ राज कर नहीं रही होती। क्या इनको यह सब मालूम है? वह आग्नेय नेत्रों से जेठानी को देख रही थी। अरे नहीं, लल्ला को तो हमने हवा भी न लगने दी। पिता के समझाने पर खुद प्रिया ने इनसे विवाह के लिए मना कर दिया था, तभी तो तुमसे विवाह की स्वीकृति भर दी, बिल्कुल निरपेक्ष भाव से। और चतुर अम्मा जी ने भी चटमंगनी पट शादी कर दी। कसम से तुम भाग्यशाली हो। मेरे समय में तो ससुर जी ने दहेज की सूची पकड़ा दी थी और तुम्हें तो 3 कपड़ों में ही ब्याह लाए। किस्मत अपनी अपनी, कहती हुई हाथ नचाती वह अपने घर के काम में लग गई थी। उनके रोम रोम में आग लग गई थी। वे अपने पति पर जबरन थोपी गई थी। ये सोचकर उनका स्वाभिमान आहत हुआ था। विवाह से पहले जिस लड़की को चाहते थे उसी से विवाह क्यों नहीं किया, इसी बात को लेकर उन्होंने अपने पति का जीना हराम कर दिया था। पति ने लाख विश्वास दिलाया कि किसी ने उनके खिलाफ कान भरे हैं, वे किसी और से प्रेम नहीं करते थे, लेकिन वे कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तनाव के उस माहौल में उन्हें एहसास हुआ कि वे गर्भवती हैं। पूरे घर में खुशियां छा गई थी। पति भी बेहद खुश थे। अपने जिद्दी स्वभाव के वशीभूत हो पति की खुशी उन्हें रास नहीं आई। डिलीवरी के लिए पीहर गई वो बेटे के जन्म के बाद भी लौटकर ससुराल नहीं आई। पति ने उन्हें वापस घर ले जाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, लेकिन वे टस से मस नहीं हुई और अंततः दुखद परिणति के रूप में उनका विवाह विच्छेद ही हुआ। आखिर उनके पति का भी पुनर्विवाह हो गया, वो भी जेठानी की छोटी बहन से। हालांकि उनकी तथाकथित प्रेमिका प्रिया तब भी कुंवारी ही थी। जेठानी की चाल से अनभिज्ञ वे अपनी मूढ़ता में ही मगन रहीं। बेटी के असफल विवाह से दुखी उनकी माँ ज्यादा दिन जीवित नहीं रही। उनके जाने के बाद बेसहारा नाती ही घर की देखभाल करती आ रही थी। अपने स्वभाव अनुसार उन्होंने अपने बेटे को कड़े अनुशासन में पाला था। बेटे की सहानुभूति पाने के लिए उन्होंने हमेशा तस्वीर का दूसरा पहलू ही उसके सामने रखा था। बेटा यही मानता था कि उसके पिता ने अपनी प्रेमिका के लिए अपनी माँ को त्याग दिया था। उसके वर्तमान भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए दूसरा विवाह नहीं किया। माँ के त्याग तथा उनके असफल विवाह संबंध से भयाक्रांत होकर वह स्वयं भी आजीवन विवाह न करने का फैसला कर बैठा था। किशोरावस्था से युवावस्था में कदम रखता वह कभी कभी माँ के कड़े अनुशासन से घबराकर घर से कहीं दूर भाग जाना चाहता था, लेकिन समय समय पर माँ द्वारा अपने त्याग की सुनाई दास्तान उसकी सोच की दिशा को पुनः बदल देती थी और वो प्रण करता था कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसकी माँ को कोई दुख पहुंचे। मुंबई के प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज में जब उसका चयन हुआ तो वो बेहद खुश था, लेकिन माँ उसे मुंबई भेजने में आनाकानी कर रही थी। तब पहली बार उसने माँ के सामने मुंह खोला था, माँ इस कॉलेज में आसानी से चयन नहीं होता, मेरे सभी दोस्त रह गए, केवल मैं ही चुना गया हूँ। नहीं जाऊँगा तो एक बहुत बढ़िया अवसर हाथ से धो बैठूंगा। एक बार वहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर लूँगा तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरियों के ऑफर मिल जाएंगे। तब मैं तुम्हारी नौकरी छुड़वा दूंगा। तुम आराम करना माँ, तुमने बहुत तपस्या करी है। बेटे की बात सुनकर वे पिघल गई थी। उसके भविष्य के अंदर उन्हें अपना सुखद भविष्य भी नजर आ रहा था। यही सोचकर उसे जाने दिया। वार त्योहार बेटा ही उनसे मिलने आ जाता था। वे कभी मुंबई नहीं गई। फोन पर उससे बात होती रहती थी। वे अपनी नौकरी में रंगी हुई थी। अपने दबंग स्वभाव की वजह से वे नाते रिश्तेदारों से अलग थलग पड़ गई थी। न जाने क्यों उन्हें अकेले रहने में ही सुकून मिलता था। गत 2 वर्षों से बेटे की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई थी। इधर उनके साथ काम करती विधवा सहकर्मी की घरेलू किस्म की बेटी उन्हें पसंद आ गई। वे मन ही मन उसे अपने बहू बनाने के ख्वाब देखने लगी। देखी भाली लड़की है, उनके काबू में रहेगी। वे अक्सर बेटे से विवाह के लिए कहती रहती और बेटा उन्हें टालता रहता। आखिर अपनी बीमारी का बहाना बनाकर उन्होंने बेटे को कुछ दिनों के लिए बुलवा लिया था। माँ की बीमारी की खबर सुनकर भावुक बेटा उनके पास चला आया था।
उसे पता था कि विवाह की टालामटोल अब ज्यादा नहीं चल सकेगी, इसलिए निमिषा को माँ से मिलाने के लिए अपने साथ ही ले आया था। उसने सोचा था कि निमिषा की परिस्थितियां और उसकी भावनाओं को समझकर माँ इस रिश्ते के लिए स्वीकृति दे देगी। आखिर उसकी माँ है, वह उन्हें मना ही लेगा। लेकिन घर पे तो बेहद गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। माँ के इस कठोर कदम से वह सिहर उठा था। उसकी सारी योजना ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। निमिषा को फोन पर उसने इतना ही बताया कि उसकी माँ बीमार है और वह अस्पताल में भर्ती है। घबराई निमिषा अस्पताल पहुंच गई थी। उस समय वह कुछ दवाइयां लेने के लिए बाहर गया हुआ था। अस्पताल में माँ के कमरे के बाहर ही निमिषा का सामना नाथी काकी से हुआ था। उन्होंने उसे अंदर जाने से रोक दिया था। आप उनसे नहीं मिल सकती। आपकी वजह से ही वे लगभग मौत के मुंह में जा पहुंची थी। अगर आप उनसे मिली तो वो दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश कर सकती हैं। माँ को कुछ हो गया तो सौरभ भी जीवित नहीं रहेगा। आप पर 2 हत्याओं का पाप चढ़ जाएगा। बुरा मत मानना, बिना विवाह किए आप पराये युवक के साथ रह रही हैं। मालकिन आपसे बेहद नफरत करती हैं। उन्होंने तो अपने बेटे के लिए लड़की पसंद कर रखी है। अब तो सौरभ ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। आप यहाँ से चुपचाप चली जाओ। आप यहाँ आई थी, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कहती नाथी ने घृणा से अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। स्तब्ध हताश निमिषा वापस होटल लौट आई थी। कुछ ही देर में सौरभ भी वहां पहुंच गया था। उसके चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे। सुनो, अभी माँ की तबीयत ठीक नहीं, उनसे मिलना उचित नहीं है। तुम वापस मुंबई लौट जाओ। मैंने तुम्हारी शाम 6 बजे की फ्लाइट बुक करवा दी है। टिकट की डिटेल्स तुम्हारे व्हाट्सएप पर भेज दी हैं। लेकिन सौरभ, एक बार मुझे माँ से मिलवा तो देते। उसके इस छोटे से वाक्य ने मानो सौरभ पर पागलपन का दौरा सा पड़ गया था। वह उसे पकड़कर झंझोड़ने लगा। तुम क्या चाहती हो? मैं माँ की तरह अपनी जान लेने की कोशिश करूं? बताओ कैसे मौत मरूं मैं? पंखे से लटक कर मरूं, जहर खाकर, या माँ की तरह अपनी कलाई की नस काट कर? ये कैसी बात कर रहे हो सौरभ? मैं माँ के दुख को समझती हूँ। उनसे मिलकर उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूँ। सौरभ भड़क गया था और माँ की भाषा में ही बोल रहा था। इसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ एक चरित्रहीन लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चरित्रहीन? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में नहीं हो? नहीं, मैं अब तक होश में नहीं था, लेकिन घर आकर होश में आ गया हूँ। माँ की नज़रों में बिना विवाह के किसी पराये युवक के साथ एक ही छत के नीचे रहने वाली युवती चरित्रहीन ही है। अब सोचता हूँ तो लगता है कि माँ जिस समाज में रह रही है वहाँ विवाह के बाद ही ऐसे संबंध मान्य होते हैं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। शायद मैं ही तुम्हारे सानिध्य में भटक गया था। तुम तो समझदार थी, तुम ही दृढ़ता रखती। क्या? वह हैरत से उसे देख रही थी। कल तक आजीवन उसका साथ निभाने का वादा करता सामने बैठा प्रेमी युवक आज एक नितांत अजनबी के रूप में उसके सामने खड़ा था। ये रिश्ता हमारी आपसी सहमति से ही तो बना था। वो हिकारत भरी नजरों से उसे देख रहा था। हाँ, लेकिन अगर तुम मना करती तो मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं करता। और कुछ सुनने की ताकत उसमें नहीं बची थी। उसने अपना बैग उठाया और सीधी एयरपोर्ट पहुंच गई थी। उसकी फ्लाइट 6 बजे की थी, लेकिन वह 3 बजे ही एयरपोर्ट के अंदर थी। दुस्वप्न की तरह अचानक घटे इस घटनाक्रम से निमिषा जड़ सी हो गई थी। उस समय तो क्रोध और हताशा से भरी वह जोश में भरकर एयरपोर्ट आ गई थी, लेकिन अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। नाथी काकी की बात से साफ जाहिर था कि वो किसी और से विवाह करने जा रहा था, इसीलिए उसके चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा था। उसका दिल टूटने लगा। जीवन इस मोड़ पर ले आएगा, उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। इस समय वह किसी ऐसे अपने की जरूरत महसूस कर रही थी जिसके कंधे पर सिर रखकर वह फूट फूट कर रो सके। एक बार फिर वो इस दुनिया में नितांत अकेली हो गई थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक हल्की सी आशा की किरण जगी कि शायद सौरभ को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उसे ले जाने आया है। लेकिन पीछे से आवाज़ किसी लड़की की थी। अरे निमी, तू यहाँ कैसे? सिर उठाकर देखा, उसके स्कूल की सबसे प्यारी सखी शिल्पी मुस्कुराती हुई सामने खड़ी थी। पूरे 7 साल बाद उसे देखा था। उसे निहारती शिल्पी चहक रही थी। ऐसे क्या देख रही है भाई? क्या भूत देख लिया? शिल्पी ही हूँ। तू यहाँ कैसे? कहाँ जा रही है? वह अब भी अविश्वसनीय नज़रों से शिल्पी को ताक रही थी। मुंबई में नौकरी करती हूँ, वहीं जा रही हूँ 6 बजे की स्पाइस जेट की फ़्लाइट से। अरे वाह, मैं भी उसी फ्लाइट से जा रही हूँ।
चाची बीमार थी, उन्हें देखने आई थी। चाचा अस्पताल में व्यस्त थे, इसलिए मैं भी टाइम से पहले ही एयरपोर्ट आ गई। अचानक उसे गौर से देखते हुए बोली, क्या हुआ, तेरे चेहरे पर इतनी हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? सब ठीक तो है ना? उसके सब्र का बांध टूट गया था और वह शिल्पी के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। शिल्पी अचकचा गई थी। क्या हुआ निमी, इतनी परेशान क्यों है? वर्षों से हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहा, होता भी कैसे? स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही पापा का ट्रांसफ़र जो हो गया था। स्नेह से उसकी पीठ सहलाते हुए उसने उसे रोने दिया। कहते हैं ना कि आंसुओं का बह जाना ही मन की व्यथा को कम करता है। कुछ देर बाद उसे अपने से अलग करते हुए, तू बैठ, मैं अभी आई, कहती शीघ्र ही बगल में पानी की बोतल दबाए दोनों हाथों में कॉफ़ी के गिलास थामे वो आ खड़ी हुई। पहले पानी पी और फिर आराम से गरम गरम कॉफ़ी, उसके बाद आराम से बात करेंगे। कॉफ़ी पीकर कुछ सामान्य हुई निमिषा के मुंह से उसके मम्मी पापा की सड़क दुर्घटना में मौत, भाई भाभी की चालाकियाँ और तब से लेकर अब तक की सारी घटनाओं क्रमवार सुनती शिल्पी सिहर उठी थी। उसके कंधे थपथपाते हुए भावुकता से भरी बोली, निमी, तूने अकेले रहकर बहुत कुछ सहा है। तू साहसी होने के साथ साथ बेहद अच्छी और सरल है। तभी तो तेरी सरलता का फायदा तेरे अपने भाई भाभी ने उठाया और तुझसे जमीन जायदाद के कागजों पर हस्ताक्षर करवा के दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। रुपए पैसे के सामने रिश्तों का खोखलापन दिल दहलाने वाला है। अपने एकाकीपन को दूर करने के लिए सौरभ ने भी तेरी सरलता का फायदा उठाया है। सच कहूँ निमी, तो आज जो कुछ भी तेरे साथ हुआ है इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। परिस्थितियाँ ही ऐसी बनती चली गई कि तू और वो एक दूसरे के इतने निकट आ गए। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है निमी कि इस तरह के बेनामी रिश्तों का खामियाजा हम लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है। ज़रा सोच कि इस तरह की नकारात्मक सोच रखने वाले पॉजेसिव माँ बेटे के साथ तेरा कोई कानूनी संबंध नहीं बना और विवाह से पहले ही तुझे इनकी असलियत पता चल गई। ये शुक्र मनाने की बात है, ये गम के नहीं खुशी के पल हैं। तू पढ़ी लिखी लड़की है और अपने पैरों पर खड़ी है। जिंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती निमी। पिछली सभी बातों को बुरा सपना समझकर भूल जा। आगे बढ़, एक नई जिंदगी तेरी और बाहें फैलाए खड़ी है। मुझे तो ये सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि मैं भी पवई में रहती हूँ, फिर भी अभी तक हम आपस में कभी मिले क्यों नहीं। तेरे पास कमरे की दूसरी चाबी है, हम आज ही तेरा सामान वहाँ से ले आएंगे। अब से तू मेरे साथ रहेगी। शिल्पी की बातें सुनकर निमिषा में नए उत्साह का संचार होने लगा था। अब वह बेहद हल्का महसूस कर रही थी। इंसान का मन स्थिर होता है तभी उसे तन का भी ख्याल आता है। अचानक ही उसे याद आया कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बचपन की प्रिय सखी उसकी मनोदशा को भांप गई थी। सुन निमी, मैंने भी आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। प्लेन जाने में अभी 2 घंटे बाकी हैं। मैं कुछ खाने का सामान लेकर आती हूँ। तब तक तू अपने मोबाइल में सेव उस चरित्रवान लड़के का नंबर ब्लॉक कर दे, साथ ही सदा के लिए उसे अपने दिल से डिलीट कर दे। निमिषा ने सौरभ के नंबर को ब्लॉक करके चैन की सांस ली। थोड़ी ही देर में शिल्पी सैंडविच और गर्मा गर्म समोसे लेकर हाजिर हो गई थी। भूख से बेहाल दोनों सहेलियां सब कुछ भूलकर उन्हें खाने में मग्न हो गईं। तो मित्रों, ये मेरी कहानी है। इस तरह की घटनाएं हमारी ज़िंदगी में बहुत होती हैं और किसी तरह के हमें दुखों का सामना भी करना पड़ता है। कुछ हमारी गलतियां होती हैं बच्चों की और कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, किसी भी उसमें हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि मैं सारी दुनिया की बच्चियों से, लड़कियों से, युवतियों से ये कहूँ कि किसी भी परिस्थिति में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो। और मेरा मानना ये है कि सब परिवार वालों को मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पारिवारिक रिश्ते अगर सुखद होंगे तो मैं समझती हूँ कि सारे ही रिश्ते सुखद होंगे और सभी इस तरफ सुख ही सुख होगा। ये ही मेरी कहानियों के विषय होते हैं ज़्यादातर, और मैं इसी तरह की कहानियाँ लिखती हूँ जो मैं देखती हूँ अपने आसपास। जिस तरह के हमारे एनजीओ में बच्चे आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, समस्याएं होती हैं महिलाओं पर, तो इसी तरह की कहानियाँ होती हैं। और हम महिलाओं के लिए ये कहा जाता है कि धन्यवाद कल्पना जी,
शिखा जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने बड़े धैर्य से ये सब सुना। प्रगति जी, आप तो खुद ही एक कितनी अच्छी रचनाकार हैं, और ऐसी छोटी सी कहानियाँ हैं जो इस तरह की रचते रहते हैं हम लोग भी, आप भी रचती हैं इसी तरह की कहानियाँ। धन्यवाद कविता पंत जी, बाल कीर्ति जी, आप आई यहाँ पर, अच्छा लगा, बहुत समय बाद आपको देखा। कंचना अपराजिता जी, आपको कहानी अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की कहानियाँ हम रचते हैं, जो आसपास देखते हैं, कुछ सार्थक संदेश और कुछ किसी तरह का अगर हमारी कहानियों से कुछ असर होता है तो बहुत अच्छी बात है। और मित्रों, मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबको, धन्यवाद शिवदयाल जी, मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ कि आप सब लोगों ने यहाँ आए और कहानियों को सुना। जया आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको तो नहीं देख पाई, लेकिन फिर भी मैं सबका आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए। संजीव कुमार दुबे जी, कल्पना गोयल जी, बाल कीर्ति जी, प्रणव भारती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश ठाकुर जी, प्रगति गुप्ता जी, नरेश अग्रवाल जी, प्रणव भारती जी, मंजू चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरे समय आप साथ रही और साथ साथ कमेंट देती रही। हरगोविंद पुरी जी, बंकिम जी, शिखा भारद्वाज जी, नेहा गुप्ता जी, सीमा कालिया जी, गौरी श्रीवास्तव जी, राज नारायण सिंह जी, सबका मैं बहुत सुधा जी, आप यहाँ आई और आपने मेरा मनोबल बढ़ाया। दीदी, आपके आने से तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मंजू चतुर्वेदी जी, विजय पाल जी, राकेश ठाकुर जी, सुधा जुगरान जी, कांतिलाल जी, सुधा जुगरान जी, सबका मैं, कलावती केसरी जी, तरुण गुहा जी, प्रगति गुप्ता जी, सबका मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। उमा शर्मा जी, नीरा कुमार जी, सितांशु मेहता जी, कल्पना जी, सबका बार बार पुनः आभार प्रकट करती हूँ। नीलिमा तेलंग जी, कविता पंत जी, जया आनंद जी, बजरंग सोनी जी, बहुत आभार आपका। सुशीला शर्मा जी, आप सब, मंजू चतुर्वेदी जी, सबका बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ कि आप सब यहाँ आए और आपने इतने मनोयोग से सुना। यमुना केसवानी जी, सबका बहुत बहुत आभार। अंशु माटी जी, नरेश चाचर जी, विभा डोगरा जी, राजा आलम जी, सुशीला शर्मा जी, सरोज गुप्ता जी, कुमुद रंजन झा जी, जेबा अलवी जी, निखिल मुरारी जी, प्रेरणा शर्मा जी, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हेम भारद्वाज जी, सबका मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग यहाँ आए। जेबा अलवी जी, और आपने यह सुना। पद्मा मिश्रा जी, बाल कीर्ति, आपको बहुत दिनों बाद देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपका इसी बहाने से आपसे संवाद हुआ। श्याम रेड्डी जी, पद्मा शर्मा जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया महावर जी, सुनील सिंह जी, और अब मैं अर्पण कुमार जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। अर्पण जी, कि आपने यहाँ अपने इस जनसुलभ में बुलाया और आप इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं आप। आलोचना, कहानी, कविता, कोई भी ऐसा साहित्य का क्षेत्र नहीं है जो आपने छोड़ा हो। अर्पण जी, आपका बहुत बहुत आभार। मनोहर नौटानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अर्पण जी, मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने इतने धैर्य से कहानी सुना, दोनों कहानियाँ सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पण जी, मेरा समय हो गया लगता है, मैं अब यहीं अपना विराम देना चाहूँगी और आप सबका बहुत बहुत पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जो सब हमारे मित्र यहाँ पर उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। अर्पण जी और जनसुलभ के लिए, पुस्तकालय के लिए मेरा एक बार बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद अर्पण जी।